नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें पीरियोडिक टेबल के एक बहुत ही अनोखे और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले कोने में ले जा रहे हैं। बिल्कुल नीचे अलग थलग पड़ी वो दो पंक्तियां, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखने में तो ये दोनों श्रृंखलाएं बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, मतलब जुड़वा भाइयों की तरह। लेकिन हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं कि इनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज का हमारा मिशन एक तरह से जासूसी का काम है। हमें ये पता लगाना है कि इस ऊपर से दिखने वाली समानता के पीछे का असली राज क्या है। क्यों एक भाई इतना शांत और कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल है और दूसरा इतना अस्थिर, जटिल और खतरनाक। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले उस नाम पर आते हैं जो इन्हें एक साथ रखता है, एफ ब्लॉक। ये टैग इन्हें क्यों दिया गया है? ये टैग ही मतलब इनकी पहचान की बुनियाद है। इन्हें आंतरिक संक्रमण धातु यानी इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं और इसका कारण बहुत दिलचस्प है। जब हम इन तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो सबसे बाहरी शेल में नहीं जाते जैसा कि ज़्यादातर तत्वों में होता है। इसके बजाय इलेक्ट्रॉन दो शेल अंदर जाकर n-2f ऑर्बिटल नाम की एक जगह में भरते हैं। क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है, अच्छा, तो इसलिए इन्हें f ब्लॉक तत्व कहा जाता है। सिंपल। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं से इन दोनों जुड़वा भाइयों की कहानी अलग होनी शुरू हो जाती है। कौन सा एफ ऑर्बिटल भर रहा है, इसी से सारा खेल बदल जाता है ना? एकदम सही। यहीं से उनकी किस्मत तय होती है। लैंथेनॉइड्स, जिन्हें हम 4f श्रृंखला भी कहते हैं, वो आते हैं परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक। इनमें इलेक्ट्रॉन अंदर के 4f ऑर्बिटल में भरते हैं। ये ऑर्बिटल परमाणु के काफी गहरे में होते हैं, मतलब अच्छी तरह से छिपे हुए। और एक्टिनाइड्स जो 5f श्रृंखला है और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक जाती है, उनमें इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरते हैं। तो बस एक नंबर का फर्क है, 4f बनाम 5f। सुनने में तो ये बहुत छोटा सा अंतर लगता है। लगता तो छोटा है, लेकिन रसायन विज्ञान में ये छोटा सा अंतर ही भूचाल ला देता है। और इसकी एक खास वजह है जिसे हमें इस पूरी चर्चा में याद रखना होगा। एक्टिनाइड्स में 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में लगभग कोई अंतर नहीं होता। वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये छोटी सी बात आगे चलकर उनके हर एक गुण को प्रभावित करेगी, उनके व्यवहार से लेकर उनकी खतरनाक प्रकृति तक। ठीक है, तो बुनियाद तैयार है। गहरे में दबा हुआ सुरक्षित 4f ऑर्बिटल बनाम बाहरी दुनिया के ज्यादा करीब एक्सपोज्ड 5f ऑर्बिटल। अब आते हैं इनके रासायनिक व्यवहार पर, जहां हमारे स्रोत बताते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है, खासकर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में। ये शायद इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा ड्रामा है। लैंथेनाइड्स इस मामले में बहुत ही कह सकते हैं बोरिंग और एक जैसे हैं। उनकी पसंदीदा और सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है +3। लगभग पूरी श्रृंखला एक ही सुर में गाती है, हम +3 अवस्था में रहेंगे। कभी कभार कोई +2 या +4 दिखा देता है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ है। इसी वजह से तो इन्हें एक दूसरे से अलग करना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो रासायनिक रूप से लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। बिल्कुल। मतलब एक तरह से बेहद प्रिडिक्टेबल है। लेकिन हमारे स्रोत एक्टिनाइड्स को रासायनिक गिरगिट कहते हैं। वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलते रहते हैं। गिरगिट बिल्कुल सही शब्द है। एक्टिनाइड्स रासायनिक व्यक्तित्व का एक पूरा का पूरा शो दिखाते हैं। इनमें +3 तो होती ही है, लेकिन साथ में +4, +5, +6 और नेप्टिनियम और प्लूटोनियम में तो +7 तक की अवस्थाएं आम हैं। यह जबरदस्त विविधता है। एक मिनट, मतलब रसायन शास्त्र के नियम एक्टिनाइड्स के लिए थोड़े अलग हैं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि तत्व एक स्थिर अवस्था चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें अस्थिरता में ही मजा आ रहा है। ये फिर से उसी ऊर्जा वाली बात पे आ गया है ना? सीधा कनेक्शन है। याद है हमने कहा था कि एक्टिनाइड्स में 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल्स की ऊर्जा लगभग बराबर है। हाँ। नतीजा, जब रासायनिक बंधन यानी बॉन्डिंग की बात आती है तो सिर्फ बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि ये तीनों 5f, 6d और 7s कहते हैं हम भी पार्टी में शामिल होंगे। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खेल में हिस्सा लेंगे, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाओं की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये तो अविश्वसनीय है। हमारे स्रोतों में प्लूटोनियम का एक उदाहरण है जो दिमाग चकरा देता है। उसमें लिखा है कि प्लूटोनियम अम्लीय पानी में एक ही समय पर एक ही घोल में 4 अलग-अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं +3, +4, +5 और +6 में मौजूद रह सकता है।
मतलब अगर हमारे पास प्लूटोनियम का एक घोल है तो उसमें एक ही समय पर 4 अलग-अलग तरह के प्लूटोनियम तैर रहे हैं। ये तो किसी तत्व के लिए पहचान के संकट जैसा लगता है। ये असाधारण है और प्लूटोनियम की जटिलता का सबसे बड़ा सबूत है। यही वजह है कि न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग में प्लूटोनियम को संभालना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। आप कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि वो किस रूप में व्यवहार करेगा। कमाल है। मतलब एक ही तत्व एक ही घोल में कई नकाब पहनकर घूम रहा है। ये तो हुई उनके व्यवहार की बात। लेकिन क्या उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, उनके आकार में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी छुपी है? हमारे स्रोत संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जो दोनों श्रृंखलाओं में होती है, लेकिन अलग-अलग तीव्रता के साथ। इसे लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। नियम सीधा है। जैसे जैसे हम श्रृंखला में बाएं से दाएं जाते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु का आकार लगातार घटता जाता है। इसका कारण है एफ ऑर्बिटल्स का वो खराब परिरक्षण प्रभाव या पुअर शील्डिंग इफेक्ट। खराब परिरक्षण, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे पास इसके लिए कोई आसान सा उदाहरण है? बिल्कुल। सोचिए कि परमाणु के केंद्र में एक चुंबक है। नाभिक। हाँ, नाभिक। और वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। अब बीच के इलेक्ट्रॉन एक पर्दे या शील्ड की तरह काम करते हैं जो इस खिंचाव को कमजोर करते हैं। एस और पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन एक मोटे घने पर्दे की तरह होते हैं, बहुत अच्छा शील्डिंग करते हैं। लेकिन एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन वो एक बहुत ही पतले जालीदार पर्दे की तरह होते हैं। अच्छा। उनका आकार इतना फैला हुआ यानी डिफ्यूज होता है कि वो नाभिक के बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज को ठीक से रोक ही नहीं पाते। तो नाभिक का खिंचाव बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक ज्यादा पहुंचता है और वो पूरे परमाणु को अपनी ओर खींचकर छोटा कर देता है। समझ गए। तो ये दोनों में होता है, पर क्या इसमें भी कोई ट्विस्ट है? ट्विस्ट तो होना ही है। एक्टिनाइड्स में ये संकुचन लैंथेनाइड्स की तुलना में ज्यादा होता है। और वजह अब आप खुद बता सकती हैं। 5f ऑर्बिटल, क्योंकि वो 4f से भी ज्यादा फैले हुए हैं तो उनका पर्दा और भी ज्यादा जालीदार और कमजोर होगा। एकदम सही। 5f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव 4f से भी ज्यादा खराब होता है। इसलिए एक्टिनाइड्स में आकार ज्यादा तेजी से घटता है। हमारे पास आंकड़े भी हैं। लैंथेनाइड श्रृंखला में लैंथेनम La3+ की आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से घटकर लुटेटियम Lu3+ तक 86.1 पिकोमीटर रह जाती हैं। ये एक बड़ी गिरावट है। और इसी संकुचन का असर पूरी आवर्त सारणी पर पड़ता है। इसी की वजह से जिरकोनियम और हाफनियम जैसे तत्वों के गुण लगभग एक जैसे हो जाते हैं। स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है। इस लैंथेनाइड संकुचन का लगभग 10% हिस्सा सापेक्षतावादी प्रभावों के कारण होता है। सापेक्षतावादी प्रभाव मतलब आइंस्टाइन वाला? हाँ, वही। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इन भारी तत्वों में इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमते हैं, प्रकाश की गति के करीब, कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत उन पर लागू होने लगते हैं। उनका द्रव्यमान बदल जाता है, उनके ऑर्बिट सिकुड़ जाते हैं। वाह, ये दिखाता है कि पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स और सापेक्षता दोनों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो आकार में इस अंतर का असर उनकी दोस्ती करने की क्षमता पर कैसे पड़ता है? मेरा मतलब है दूसरे तत्वों के साथ यौगिक या संकुल बनाने की क्षमता पर। इसका सीधा और तार्किक असर पड़ता है। केमिस्ट्री का एक सामान्य नियम है, आयन जितना छोटा होगा और उस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही मजबूत बंधन बनाएगा। इसी आधार पर एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स की तुलना में बेहतर संकुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर लैंथेनाइड्स दोस्ती करने में थोड़े शर्मीले हैं, तो एक्टिनाइड्स हर पार्टी की जान है, ज्यादा आसानी से और मजबूती से नए दोस्त यानी संकुल बनाते हैं। कह सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसे गुण पर आते हैं जो दिखता नहीं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, चुंबकीय गुण। क्या ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं? मतलब क्या ये चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं? हाँ, अगर उनमें अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन असली कहानी उनके चुंबकत्व की गणना और व्याख्या में छिपी है। ये थोड़ा तकनीकी है, पर बहुत मजेदार है। चलिए कोशिश करते हैं। स्रोतों में ऑर्बिटल क्वेंचिंग नाम का एक शब्द बार बार आ रहा है। ये क्या बला है? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है, एक स्पिनर की तरह।
लैंथेनाइट का 4f इलेक्ट्रॉन एक ऐसे स्पिनर की तरह है जो एक बंद चिकने डब्बे के अंदर घूम रहा है। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है। उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। उसकी घूमने की गति यानी ऑर्बिटल मोशन पर कोई रोक-टोक नहीं है। और एक्टिनाइट का 5f इलेक्ट्रॉन, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, वो एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में घूम रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। एक्टिनाइट का 5f इलेक्ट्रॉन उसी स्पिनर की तरह है जो एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में घूम रहा है। आसपास के लोग यानी क्रिस्टल क्षेत्र के दूसरे परमाणु उससे लगातार टकराते रहते हैं। जिससे उसकी घूमने की आज़ादी बहुत कम हो जाती है। हाँ, उसकी गति बाधित हो जाती है। इसी प्रभाव को क्वेंचिंग कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि लैंथेनाइट्स के चुंबकत्व का हिसाब किताब लगाना आसान है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूम रहे हैं। लेकिन एक्टिनाइट्स के मामले में उस भीड़-भाड़ वाले बाजार की वजह से गणितज्ञों के भी पसीने छूट जाते हैं। हाँ, यही वजह है कि एक्टिनाइट्स के चुंबकीय गुणों को सैद्धांतिक रूप से समझना और उनकी गणना करना बहुत ज़्यादा जटिल है। उनके प्रायोगिक मान अक्सर अनुमानित मानों से कम आते हैं और हमें ये मानकर चलना पड़ता है कि कुछ हद तक क्वेंचिंग हो रही है। तो यहाँ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। 4f का गहरा और परिरक्षित होना बनाम 5f का अधिक खुला और संवेदनशील होना। अब आते हैं उस अंतर पर जो शायद सबसे नाटकीय, सबसे स्पष्ट और सबसे खतरनाक है, रेडियोधर्मिता। ये एक बिल्कुल साफ विभाजन रेखा है। इसमें कोई अगर मगर या जटिलता नहीं है। एक्टिनाइड श्रृंखला के सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं। उनके नाभिक अस्थिर हैं। वो लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें छोड़ते रहते हैं। यही गुण उन्हें इतना उपयोगी जैसे परमाणु ऊर्जा और हथियार में और इतना खतरनाक बनाता है। और लैंथेनाइट्स के बारे में क्या? लैंथेनाइड्स में प्रोमेथियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व गैर रेडियोधर्मी और पूरी तरह से स्थिर हैं। प्रोमेथियम भी प्रकृति में नहीं पाया जाता है ना? नहीं, उसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और वो रेडियोधर्मी है। लेकिन उसके अलावा पूरी की पूरी श्रृंखला स्थिर और सुरक्षित है। तो एक तरफ है स्थिरता और दूसरी तरफ है अंतर्निहित अस्थिरता। तो अब जब हमने बड़े अंतरों को समझ लिया है, तो स्रोतों में कुछ और छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतरों का भी जिक्र है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि प्रतिक्रियाशीलता। एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स की तुलना में ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। इसका कारण है उनकी आयनन ऊर्जा का कम होना। मतलब उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से रासायनिक प्रतिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। और एक गुण है जो सुनने में ही खतरनाक लगता है, पायरोफोरेसिटी। हाँ, ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। पायरोफोरेसिटी का मतलब है हवा में अपने आप जल उठना। कई एक्टिनाइड धातुएं जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम जब बहुत बारीक पाउडर के रूप में होती हैं, तो आप उन्हें बस हवा में उछालिए और बिना किसी माचिस या चिंगारी के वो आग पकड़ लेंगी। बाप रे, यह उनकी अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता का एक बहुत ही खतरनाक और सीधा सबूत है। बिल्कुल। उनके यौगिकों के बारे में क्या वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय? यहाँ भी एक स्पष्ट अंतर है। एक्टिनाइड के यौगिक ज्यादा क्षारीय होते हैं, जबकि लैंथेनाइड के यौगिक तुलनात्मक रूप से कम क्षारीय होते हैं। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही अनोखा गुण जो सिर्फ एक्टिनाइड्स में मिलता है, ऑक्सीकेशन बनाना। ये एक्टिनाइड्स की एक और खासियत है। वो पानी के अणुओं से ऑक्सीजन खींचकर एक्टिनाइल आयन नाम की बहुत ही स्थिर इकाइयां बनाते हैं, जैसे ANO2²+। AN मतलब एक्टिनाइड। हाँ, यूरेनियम का यूरेनाइल आयन UO2²+, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये गुण लैंथेनॉइड्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता, वे ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए इस पूरी जासूसी को समेटते हैं। हम एक रहस्य सुलझाने निकले थे। पीरियोडिक टेबल की दो एक जैसी दिखने वाली पंक्तियों के बीच इतना अंतर क्यों है? और जवाब हर बार एक ही जगह आकर रुका। जवाब है f ऑर्बिटल का व्यवहार। एक तरफ हैं लैंथेनॉइड्स, जिनके 4f इलेक्ट्रॉन परमाणु के गहरे तहखाने में सुरक्षित बंद हैं, बाहरी दुनिया से कटे हुए। नतीजा स्थिरता, एक जैसा रासायनिक व्यवहार और अनुमानित गुण। और दूसरी तरफ है एक्टिनॉइड्स, जिनके 5f इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहरी, ज्यादा खुले हुए और ज्यादा संवेदनशील हैं। और नतीजा रासायनिक गिरबिट की तरह बदलती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जटिल चुंबकत्व, रेडियोधर्मिता और असाधारण रासायनिक व्यवहार। ये सोचना ही आश्चर्यजनक है कि इलेक्ट्रॉन परिरक्षण में एक मामूली सा अंतर, एक अच्छी तरह से छिपा हुआ 4f ऑर्बिटल बनाम एक खुला हुआ 5f ऑर्बिटल, रसायन विज्ञान में इतने बड़े बड़े अंतर पैदा कर देता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न,
हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तय होते हैं, लेकिन हमने प्लूटोनियम का वो असाधारण उदाहरण भी देखा जहां एक ही तत्व एक ही समय पर एक ही घोल में 4 अलग-अलग रासायनिक पहचानों के साथ मौजूद है। यह एक गहरा सवाल खड़ा करता है। उस घोल में तैरता हुआ एक अकेला प्लूटोनियम परमाणु किसी भी पल यह तय कैसे करता है कि उसे कौन सी पहचान अपनानी है? क्या एक सचेत चुनाव है या क्वांटम संभावनाओं का एक निरंतर नृत्य? और ये हमें परमाणु स्तर पर पहचान की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या पहचान एक स्थिर अवस्था है या संभावनाओं का एक अनिश्चित बादल?